कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग चालू करने वाले ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका आज ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हेनरी फेयोल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड एग्जाम के नज़र से देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। हेनरी फेयोल 1841 to 1925 तक थे। क्या है इनका हिस्ट्री, चलो देखते हैं एक बार। Was a French mining engineer who turned a needing industrialist and successful manager। मतलब इनकी जो लाइफ थी, पहले माइनिंग इंजीनियर थे, उसके बाद एक सक्सेसफुल मैनेजर लाइफ में बने। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरुआत में फ्रेंच की एक माइनिंग कंपनी थी, जहाँ पे एज ए इंजीनियर काम करना शुरू किए थे। एंड रोज द पोजीशन ऑफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और बाद में उनको उस कंपनी में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, मतलब काफ़ी ऊपर पोजीशन पे गए। आफ्टर कंडक्टिंग मैनी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या किए, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ऑब्जर्वेशन किए। फेयोल प्रपोज 40 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन इन हिज बुक्स जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद उन्होंने क्या किए, 14 प्रिंसिपल बताए। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे लोग जिनको अपने फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज थी, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताया, उसको ही हम लोग आज क्या प्रिंसिपल बोलते हैं। और वो जो बुक में लिखे, उस बुक का नाम क्या था, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने 14 प्रिंसिपल लिखे। Due to his contribution and development for managerial thought, he is called as a father of modern management, और इसी की वजह से इन्हें बाद में फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला गया। फेयोल सजेस्ट 40 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दस स्टेटमेंट सर एज अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट टेकिंग एक्शन। मतलब वो जो 14 प्रिंसिपल बताए थे, अगर 14 प्रिंसिपल कोई मैनेजर अच्छे से पढ़ लेता है या फिर अच्छे से जान लेता है, तो उसके पर्सनल लाइफ और कंपनी लाइफ या फिर कॉर्पोरेट के लाइफ में बहुत यूज़फुल होगा सही डिसीजन लेने में, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब गाइस, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल बोलता क्या है, हेनरी फेयोल बोलते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड कर दो। फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस वाले से कराओ, सेल्स का काम है तो सेल्स वाले से कराओ, एंड मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग वाले से कराओ। अगर ऐसा होता है कि सेल्स का काम आप मार्केटिंग वाले से कराओ या फिर फाइनेंस वाले से कराओ तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जिसमें जिस वर्कर का इंटरेस्ट है उसको वही काम दिया जाए। ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइड इंटू डिफरेंट काइंड सच एज द टेक्निकल फाइनेंशियल। मतलब इस प्रिंसिपल के हिसाब से वर्क को डिवाइड किया जाता है टेक्निकल के हिसाब, टेक्निकल, कॉमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। इट इज असाइंड टू एम्प्लॉयज एज पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी। और जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, अगर अकाउंटिंग काम जिसको आता है तो उसको अकाउंटिंग का काम दिया जाए, जिसको फाइनेंस का काम आता है उसे फाइनेंस का काम दिया जाए। It helps and improve efficiency and expertise of employees, which is ultimately turn into the expected productivity level। और इससे होगा क्या, वो एम्प्लॉय जो है, अगर उसको जो काम आता है, अगर उस एम्प्लॉय को अगर वही काम दे दिया जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी लेवल रहेगा वो बढ़ते जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गाइस, ये क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर दे देना। अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब है पावर, और जो पावर होता है वो किससे आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हो गया क्या, जो मैनेजर है, मैनेजर को कुछ अथॉरिटी दिया जाएगा। अथॉरिटी दिया जाएगा कि अगर एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर पाते हैं तो उन्हें, मतलब आप उस एम्प्लॉय के साथ कुछ भी एक्शन ले सकते हो। ओके, तो ये अथॉरिटी हो गया। अथॉरिटी इज अ राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी से हम डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। और इससे क्या होता है कि जो थिंक रहता है वो हम अच्छे से कर पाते हैं अपने जूनियर से। अथॉरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पावर किससे आता है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है।
अगर आपको कोई काम असाइन किया जाता है तो उस काम को अगर आप अच्छे से कर देते हो तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब वो काम दिया जाएगा तो साथ में आपको कुछ अथॉरिटी और पावर भी दिया जाएगा कि आप ये एक्शन ले सकते हो। इफ़ द मैनेजर इज ए गिव द authority to complete the task within given time, he should have responsibility. If does not complete work given the time, manager should have proper authority to take managerial decision his on respective the goal. अगर एम्प्लॉय को कोई काम दिया जाता है, अगर एम्प्लॉय सही टाइम को काम नहीं कर पाता है तो मैनेजर के हाथ में पावर रहता है कि कोई भी एक्शन वो ले सकता है, या तो उसे जॉब से भी निकाल सकता है, अदरवाइज उसकी सैलरी भी कम कर सकता है। तो ये जो अथॉरिटी है एक किससे आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया, इसलिए कि मैनेजर के को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसको एक काम करवा के देना है, तो जिसकी वजह से उसको अथॉरिटी भी दी जाती है ताकि अच्छे से हर कुछ चलता रहे। एंड थर्ड पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। गाइस थर्ड प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमें ये बताता है कि अगर आप कोई काम करते हो तो डिसिप्लिन में होकर काम करो। ओके, अकॉर्डिंग टू फेवन, डिसिप्लिन इज अ मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स डेट द गवर्नर द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है और जो ऊपर का आदमी है जिसे हम गवर्नर या फिर मैनेजर या फिर डायरेक्टर बोलते हैं, अगर वो कुछ भी अगर बोल रहा है तो एम्प्लॉय का काम है उस चीज़ को फॉलो करना, इसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल, और इसी डिसिप्लिन को जैसे होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव होगा, साथ में एम्प्लॉय का भी गोल अचीव होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर डिसिप्लिन अच्छा है तो होगा क्या, लीडरशिप भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो स्टूडेंट, अगर आप एक डिसिप्लिन में पढ़ाई करते हो, अगर आप रेगुलर टाइम टेबल एक बना देते हो कि रेगुलर हमें 2 घंटे पढ़ना है, तो एंड जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि आपने एक डिसिप्लिन बनाया था। देयर मस्ट टू बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। और सबसे बड़ी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो, दोनों को उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, रूल्स से रेगुलेशन पता होना चाहिए। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और डिसिप्लिन हर जगह देखने को मिलता है, चाहे जिस लेवल का आपका ऑर्गेनाइजेशन हो। एंड गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है गाइस? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि आपका जो बॉस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही होना चाहिए। अगर एक बॉस है तो होगा क्या, वो आपको जो भी काम बोलता है करने के लिए तो आप अच्छे से कर पाओगे। सपोज मान लो कि आप कहीं पे काम कर रहे हो और बॉस आपके 3 है, तो एक बॉस बोलेगा भाई तू ये काम कर, दूसरा बॉस बोलेगा कि तू ये भी काम कर, और तीसरा बॉस आके बोलता है तू दोनों की मत सोच, तू मेरा काम करके दे। तो होगा क्या, जो एम्प्लॉय वो बेचारा कन्फ्यूज में आ जाएगा कि मैं इसकी बात मानूं कि उसकी बात मानूं कि तीसरे वाले की बात मानूं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कमांड देने वाला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही इंसान होना चाहिए। अगर एक ही इंसान कमांड देगा तभी जाके काम अच्छे से हो पाएगा। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर देने वाला इंसान है वो एक ही रहेगा और जितने भी मेंबर हैं एक ही से ऑर्डर देंगे। दिस प्रिंसिपल help in managing conflict and solving dispute among the people in the organization। अगर ऑर्डर देने वाला एक इंसान रहेगा तो प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व होगा और और किसी से झगड़ा भी नहीं होगा। ओके, इट आल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। इससे कन्फ्यूज भी नहीं होगा ना। अब सामने वाला बंदे ने बोल दिया भाई तेरे को एक काम करके आना है, तो एम्प्लॉय को क्लियर है कि बॉस ने जो बोलना है वही काम करना है। अगर 3 बॉस बोलेंगे कि भाई तू ये कर वो कर, तो एम्प्लॉय भी कन्फ्यूज हो जाएगा। इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, यहाँ पे बोला गया है कि अगर एम्प्लॉय मोर देन वन अथॉरिटी मतलब एक से अधिक अगर बॉस से कमांड उसको मिलता है तो ही विल गेट कन्फ्यूज। वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई किसकी बात माना जाए और किसकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। एंड विल नॉट बी
अवेन टू डिसीजन अबाउट दिस ऑर्डर शुड बी फॉलो, और वो हमेशा कंफ्यूज में रहेगा कि भाई इसकी बात माने कि उसकी बात माने, और ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से कभी भी नहीं हो पाएगा। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, और ये क्या है, गलत है। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन हेरिटेज शुड बी वेल डिफाइन, ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली हिम। अभी देखो राइट अप्रोच क्या है, यहाँ पे देखो आपको जो गिवन है राइट अप्रोच है। यहाँ पे क्या है, रेड वाला बॉस एक ही है, 3 एम्प्लॉय है, तो बॉस एक बोल रहा है 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब वो कह रहा है यहाँ पे 2 बॉस है, आपको दिख रहा है, ये बॉस इसको भी ऑर्डर दे रहा है, इसको भी दे रहा है, देन इसको भी दे रहा है, और ये वाला भी इसको भी ऑर्डर दे रहा है, इसको भी दे रहा है। तो हो रहा है क्या यहाँ पे, अब ये बेचारा एम्प्लॉय कन्फ्यूज जाएगा कि इस बॉस की बात मानूँ कि इसकी बात मानूँ। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, खुद के हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहे तो हमें एक ही डायरेक्शन में चलना है। एक ही डायरेक्शन में, मान लो कि अगर सेल्स का डिपार्टमेंट है तो जो लीडर बोलता है भाई तुमको सेल्स करना है, सामान को बेचना है, तो सारे एम्प्लॉय को सामान ही बेचना है, समझे कि नहीं, एक ही दिशा में जाना है। ऐसा नहीं कि सेल्स का काम करके भाई अब फाइनेंस का काम चालू कर दे, फिर रॉन्ग हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल स्टेटेड देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। यहाँ पे बोला गया है कि एक मालिक एक प्लान, मतलब कि जो बॉस रहेगा वो भी एक रहेगा, और क्या करना है वो भी एक ही काम रहना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। अगर सेल्स का काम है तो सिर्फ सेल्स का होना चाहिए, फाइनेंस का नहीं होना चाहिए। फाइनेंस का अगर काम कराना है तो फाइनेंस की अलग से टीम होनी चाहिए, समझे कि नहीं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन each group in organization should have the same objective and group should be directed by one manager using the single plan। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ग्रुप है तो वहाँ पे होना क्या चाहिए कि एक ही प्लान होना चाहिए, और उस एक प्लान पे सारे ग्रुप को काम करना है, डेट सेट। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। गाइस इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, पहले उसको अचीव करना है, देन आपको अपने बारे में सोचना है। ये पॉइंट हमें ये सिखाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इम्पोर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि मान लो कि अगर 10 लोग की टीम है तो उस 10 टीम में से आपको किसकी बात सुनना है, अगर 9 लोग जो बात बोल रहे हैं तो आपको 9 लोग की बात फॉलो करना है, अकेले का नहीं सुनना है। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of whole group। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो मैनेजर को क्या करना है, जो ग्रुप है सारे ग्रुप के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना है, सिंगल इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करना है। सिमिलर द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेट। मतलब यहाँ बोला गया है कि एम्प्लॉय जो है सबसे पहले उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे काम करना है, उसके बाद वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट लाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन एवरी गेम द प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच अ टीम रेथर देन इंडिविजुअल रिकॉर्ड। अब गाइस यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है। मान लो अगर एक क्रिकेट की टीम है, तो अगर क्रिकेट की टीम है तो वहाँ पे जो टीम मेंबर होते हैं वो सोचते हैं कि पूरा टीम जीते, अगर पूरा टीम जीतेगा तभी वो विन हो पाएंगे। अभी कोई उसमें से एक इंसान भले से बहुत अच्छा बैटिंग करने या फिर बहुत अच्छा बॉलिंग करने, तो क्या पूरी टीम जीत सकती है? नहीं, वहाँ पे पूरे टीम को एक साथ काम करना है। जब पूरा टीम जीतेगा तभी हर एक का नाम होगा। तो यहाँ पे बोला गया है। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। गाइस सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे एक ही मालिक है और वो मालिक क्या करेगा, सबको ऑर्डर देगा और उसके हिसाब से काम किया जाएगा। चलो देखते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है, आगे कंटेंट क्या है। सेंट्रलाइजेशन रिफर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन एक प्रकार का पावर होता है जो कि जो वहाँ के मैनेजर से, डायरेक्टर से उनको दिए गए हैं। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस
पावर इज ए वेस्टेड वन हैंड और फ्यू हैंड। और कई कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो पावर दिया गया है मैनेजर्स को या फिर सीनियर को, क्या करते हैं अपने पावर का गलत यूज़ करते हैं। दिस सिचुएशन एक्रोज इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा देखने को हमें छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है कि अगर जो पावर दिया गया है मेन इंसान को, अपने पावर का वो मिस यूज़ करता है। बट इफ़ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए लार्ज, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, ये तो हम छोटे की बात कर रहे थे अभी तक, अब बात कर रहे हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अथॉरिटी। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे पावर का क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। मान लो कि अब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे टेक्नीशियन का अलग टीम होगा, मार्केटिंग का अलग टीम होगा, फाइनेंस का अलग टीम होगा, अकाउंटेंट का अलग टीम होगा, वहाँ पे पेमेंट का अलग टीम होगा, सिक्योरिटी का अलग टीम होगा। तो होगा क्या, वहाँ पे जितने टीम है सबको, सारे टीम को डिवाइड कर दिया गया जाएगा और सारे टीम के लिए एक मैनेजर को चुन लिया जाएगा और मैनेजर को क्या किया जाएगा, कुछ अथॉरिटी दिया जाएगा, पावर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। अब यहाँ पे पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया तो कोई अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ बोला गया है इस प्रिंसिपल के हिसाब से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। अभी कैसे, मान लो कि अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल मैं एक टाटा का एग्जांपल देता हूँ। टाटा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो टाटा में होगा क्या, टाटा की एक बहुत सारी कंपनियाँ होंगी। तो टाटा में पर्टिकुलर कोई एक कंपनी, मान लो कंपनी ए है, तो कंपनी ए में क्या होगा, अकाउंटेंट का टीम होगा। तो अकाउंटेंट में अगर मान लो 10 लोग हैं तो 10 लोग में से एक मैनेजर को चुन लिया जाएगा और मैनेजर को पावर दे दिया जाएगा। फिर फाइनेंस के टीम में मान लो 5 लोग हैं तो 5 लोग में से एक को क्या किया जाएगा, मैनेजर चुना जाएगा, उसको भी पावर दिया जाएगा। और उसके बाद मान लो टेक्नीशियन के टीम में 3 लोग हैं तो 3 में से एक को मैनेजर बनाया जाएगा, उसको ही पावर दिया जाएगा। और ये तो हो गए, अब मतलब तीनों टीम के लिए एक मैनेजर असाइन कर दिया गया और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, डायरेक्टर कर रहा है। तो जो मेन इंसान है वो सेंट्रलाइज हो गया, मतलब वो सबको गाइड कर रहा है। पर उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पावर ये तीनों को भी दे दिया तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया। और जब सेंट्रलाइज न डिसेंट्रलाइज जब दोनों बैलेंस में होते हैं तभी जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से काम हो पाता है। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से होता है। अगर मान लो कि कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज की जरूरत ही नहीं, वहाँ पे एक ही मेन इंसान रहेगा और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। अभी गाइस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या बोलता है, रेम्यूनरेशन का सिंपल सा मतलब आपको बता रहा हूँ। हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज में होते हैं कि रेम्यूनरेशन नया वर्ड क्या गया। तो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। हर एम्प्लॉई को एक तनख्वाह जो होता है उसके टेनेंट एंड उसके जो जॉब रोल है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। अगर वो ज़्यादा काम करके दे रहा है तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए, तभी वो काम करेगा। अदरवाइज ऐसा है कि भाई वो काम कर रहा है 12 घंटे और तुम सैलरी दे रहे हो 6 घंटे की, तो वो जो वर्कर है वो कभी काम नहीं करेगा, वो दूसरे दिन छोड़ के चले जाएगा। तो देखते हैं प्रिंसिपल क्या बोलता है। Appropriate remuneration to staff employee is the principle to keep them the satisfied financially। अगर सही सैलरी अपने स्टाफ को दिया जा रहा है तो सेटिस्फाइड रहेंगे और अच्छे से काम करके देंगे। as well as retain them long span of time within the organization। अगर उनको अच्छी सैलरी दी जाएगी तो होगा क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। the fair remuneration अफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिव लेवल इन टोटल। अगर फेयर रेम्यूनरेशन है, अगर अच्छा रेम्यूनरेशन पगार दे रहे तो एम्प्लॉय क्या करेगा भाई, प्रोडक्टिविटी भी उसकी बढ़ जाएगी, थोड़ा और अच्छे से काम करने लगेगा वो। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स बाय टेकिंग इनटू द कंसीडर द स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेनर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड। और जो उसका रेम्यूनरेशन है गाइस वो फिक्स होना चाहिए। फिक्स मतलब उसको जो भी मिल रहा है मंथली बेस पे उसका अमाउंट फिक्स होना चाहिए और जो अमाउंट रहेगा उसके स्किल पे होना चाहिए, उसके नॉलेज पे होना चाहिए। अगर नॉलेज ज़्यादा है तो उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या होता है। अगर मैं ऊपर ही बता दूंगा तो फिर अंदर कंटेंट का मतलब क्या रहेगा। चलो कंटेंट पढ़ के फिर मैं बताता हूँ मतलब। Scalar chain means is a hierarchy of authority from top level to lower level of the purpose of communication। Scalar chain का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल टू लोअर लेवल। मान लो कि टॉप लेवल ए है, टॉप लेवल क्या है ए। चलो इसको हटाओ, मैं आपको और इजी में समझाता हूँ।
मान लो कि अगर कोई स्कूल है तो स्कूल में होगा क्या, टीचर होगी, टीचर के ऊपर उसकी सुपरवाइजर होगी, देन वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल होगा और देन प्रिंसिपल होगा। तो टीचर का अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो सबसे पहले वो किसको बोलना चाहिए, जो उसके सुपरवाइजर है उसको बोले, और सुपरवाइजर क्या करेगा, वाइस प्रिंसिपल को मैसेज फॉरवर्ड करेगा और वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल को मैसेज मतलब फॉरवर्ड करेगा। ये हमारा स्कैनर चेन होगा। स्कैनर चेन मतलब कि लेवल के हिसाब से हमें बात करना है, ठीक है। दिस हेल्प टू इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब ये ऑर्डरली जाना चाहिए। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन यूज द फ्रेम लार्ज स्कैनर चेन विच इज द टाइम कंज्यूमिंग। और गाइस देखो ये जो स्कैनर चेन है ना, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो होगा कि आप टीचर क्या करेगी, सुपरवाइजर को बोलेगी, सुपरवाइजर वाइस प्रेसिडेंट को बोलेगा, फिर वो वाइस प्रिंसिपल जाके प्रिंसिपल को बोलेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम खा जा रहा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगा तो होगा क्या, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी खामी है। फॉर एग्जाम्पल जनरल मैनेजर इन्फॉर्म द डिसीजन, अभी जनरल मैनेजर को अगर कोई डिसीजन बताना है तो उसको किसको बताएगा, फंक्शनल मैनेजर को बताएगा। देन फंक्शन मैनेजर विल पास इट इज सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को पास करेगा वो मैसेज, और सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म इट टू फोरमैन, सो ऑन द अकॉर्डिंग टू लेवल अथॉरिटी। तो ये क्या है, अभी मैनेजर पास किया सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने पास किया फोरमैन को, और इसमें क्या हो गया, आधा समय तो इधर ही खत्म हो गया। तो क्या है यहाँ पे, for avoiding this longer chain and take speed decision, cross communication, direct communication is followed by various organizations which known as gang plank for direct communication proper permission of authority। अभी है क्या, अगर मान लो टीचर को कोई मैसेज प्रिंसिपल को पहुंचाना है तो टीचर काय को सुपरवाइजर और वाइस प्रिंसिपल को बोले, डायरेक्ट को जाके प्रिंसिपल को बोल दे, और डायरेक्ट प्रिंसिपल को बोल देगा तो होगा क्या, मैसेज भी जल्दी पहुंचेगा, कोई काम इंपॉर्टेंस होगा तो काम भी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं, समझे। स्कैनर चेन में क्या होता है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा। गैंग प्लैंक में क्या होता है, हम डायरेक्ट जाके जो हमारा सुपीरियर है उनसे बात करेंगे। यहाँ पे आपका डायग्राम भी दिया गया है। डायग्राम में क्या है, ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, फिर डी बोलेगा, और ए क्या स्कैनर चेन हो गया, और गैंग प्लैंक क्या हो गया, डी डायरेक्ट जी से बात कर ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे वही बताया गया गाइस। अब हम लोग 10 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है देखते हैं। दिस प्रिंसिपल इज अ बेसिस ऑन प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट प्लेस। अभी गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है कि हर चीज़ की प्लेस होती है और हर प्लेस की अपनी एक जगह होती है। क्या बोला गया यहाँ पे, हर जगह की अपनी प्लेस होती है। क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज बेसिस ऑन प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो हर जगह की, हर प्लेस की अपनी जगह होती है और हर जगह की खुद की प्लेस होती है। यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी द राइट प्लेस एंड राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब कि प्रिंसिपल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हर काम राइट समय पे होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब। मतलब कि ह्यूमन जो है उसको राइट जगह मिलना चाहिए, उसको जो इसके अंदर स्किल है उसको वो काम मिलना चाहिए, और उसके हिसाब से उसका काम भी सही समय पे ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे वही बोला गया है। नाउ गाइस हम लोग 11 पॉइंट शुरू करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या होता है देखते हैं। मैनेजमेंट शुड बी वेयर फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू सबऑर्डिनेट्स व्हाइल द डिवाइडिंग द work delegating the authority deciding the monetary terms etc. There should be not any discrimination between the employees। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भले से कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहे, वहाँ पे चाहे फाइनेंस का टीम हो, अकाउंटिंग का टीम हो, हाउसकीपिंग का टीम हो, वॉचमैन का टीम हो, ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉई हैं सारे एम्प्लॉई का अपना एक अलग रोल है और सारे एम्प्लॉई जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे एम्प्लॉई क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, आप इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। अभी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, इसका मतलब ये होता है कि एक फिक्स टाइम मतलब मान लो अगर कोई एम्प्लॉई है
तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है 2 साल की नहीं, तो एम्प्लॉय को पता है कि भाई अब 2 साल तक वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, 2 साल अच्छे से काम करके देगा। अगर एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि वो कितने समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, तो क्या करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, वो हर दूसरे दिन क्या करेगा, नया जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट हमें ये बताता है। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड एश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी टेनर जॉब सिक्योरिटी। मतलब कि जैसे एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तैसे ही बता दिया जाए कि एम्प्लॉय कितने समय के लिए रहेगा। तो इससे क्या रहेगा, एम्प्लॉय भी सिक्योर रहेगा, उसको भी लगेगा कि चलो भाई मैं 1 साल के लिए सिक्योर हूँ, तो 1 साल के लिए अच्छे से काम करता हूँ। ओके, अगर अगर उसको जॉब में लेते समय बोल दिया जाए कि तुम्हारा कुछ फिक्स नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, काम करेगा या फिर नहीं करेगा, वो कभी भी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक बताया ही नहीं गया है। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स अमॉन्ग द एम्प्लॉय। तो गाइस यहाँ पे ही है, आप बस यहाँ तक लिखना चल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब होता है एक कदम आगे। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है गाइस, एक कदम आगे। एक कदम आगे का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपकी जो सोच है और आपका जो काम करने का तरीका है वो वहाँ पे एक कदम आगे होना चाहिए, और जब एक कदम आगे रहोगे तभी लाइफ में सफल होगे। यहाँ पे बताया गया है। इनिशिएटिव रिफर टू वॉलंटियरिंग टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे। यहाँ पे बोला गया है कि मतलब जो एम्प्लॉय, उनको बोलना ना पड़े, खुद ही आके और उस काम को नए तरीके से करके दिखाएं। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क न्यू आइडिया इंकरेज द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल द वर्किंग ड्यू टास्क। अगर एम्प्लॉय को वहाँ पे फ्रीडम है, फ्रीडम का मतलब कि उसको अगर फ्रीडम दे दिया गया है तो वो कुछ नया आइडिया सोचेगा, और नए आइडिया सोचने के बाद उसको अप्लीकेबल करेगा। और जब नया आइडिया आएगा गाइस, तो वहाँ पे क्या आता है, इनोवेशन आता है। इनोवेशन मतलब क्रांति आती है। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर थ्रू द डिस्कशन ऑन द न्यू आइडिया। ओके, तो सेम यहाँ पे भी हुई है। एंड गाइस हम लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्स टीम वर्क। अभी देखो, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम अकेले नहीं होता है, वहाँ पे एक टीम होती है, और उस टीम की वजह से भी क्या होता है, वो काम हमेशा सक्सेस होता है। तो यहाँ पे ही बताया गया है, हेनरी फ्योल हैज गिवन द एम्फेसिस ऑन टीम वर्क। एस्पिरिट डी कॉर्स मीन्स यूनियन इज इन स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ यहाँ पे बोला गया है। यूनियन इज स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि अगर एकता में बल, मतलब एक कहावत आप सुन रहे होंगे, एकता में बल, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर आप एक साथ हो तभी क्या होगा, आपके अंदर पावर रहेगा। अगर मान लो कि आपकी 5 उंगली है, अगर 5 उंगली में से अगर आप एक उंगली से फाइट करोगे तो सामने वाले को अच्छे से फाइट नहीं लगेगा। अगर आप 5 उंगली को बंद करके अगर आप फाइट मारते हो तो जाके सामने वालों को अच्छे से फाइट लगता है। तो यहाँ पे ही पॉइंट बोलता है, यूनियन इज ए स्ट्रेंथ। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वेल्युएबल एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ बोला गया है कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज रहे, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वह क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उन्हीं की वजह से वो काम हो रहा है। इफ़ ऑल एम्प्लॉई आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विद द म्यूचुअल ट्रस्ट, अगर सारे एम्प्लॉई एक साथ और भरोसे के साथ काम करेंगे, द डिफ़िकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। तो होगा क्या, जो भी प्रॉब्लम आएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको बस यहाँ तक लिखो। तो गाइस इसी के साथ हमने क्या किए, आज हेनरी फ्योल का जो 14 प्रिंसिपल था काफ़ी अच्छे से हमने क्या किए, ख़त्म कर